प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रीति के पुष्प इस धारावाहिक उपन्यास में हमने सुना महारानी प्रीति की प्रसव पीड़ा अत्यधिक होने लगी थी और कंचन और रसीली इन दोनों ने समस्त दासियों को वहां से हटा दिया। जानबूझकर महल के अंतिम कक्ष को उन्होंने प्रसव के लिए चुना और ये बात कही कि यहां पर एकांत है, शांत है, हवा भी एकदम शुद्ध आएगी। पीछे एकदम नदी प्रवाहित हो रही थी, छोटा सा उद्यान था, लगकर ही तो यहाँ की शुद्ध हवा रानी के प्रसव के लिए और जो प्रसव में उत्पन्न होगा नवजात शिशु, उसके लिए यह हवा एकदम शुद्ध रहेगी, स्वास्थ्यवर्धक रहेगी। दोनों के स्वास्थ्य के हिसाब से यह जो तर्क था एकांत और अंतिम महल के अंतिम भाग में, यह तर्क राजा को भी उचित लगा था। पर इस तर्क के पीछे दोनों की भावना थी कि नवजात शिशु को बाहर फेंक दिया जाए। अत्यंत ऊंचाई पे था महल और नीचे जब नवजात शिशु गिरेगा तो समाप्त हो जाएगा। यह प्लान था, महल के पीछे कोई जाता भी नहीं था। दोस्तों, कितनी क्रूर योजना इन दोनों ने बना डाली थी। सायंकाल सूर्यास्त के पूर्व ही ये दोनों आ चुकी थी। प्रसव गृह के अंदर महारानी प्रीति को ले जाया गया था। समस्त दास दासी तो कोई थे ही नहीं। हमेशा ये देखा जाता है, सुना जाता है कि पहला प्रसव स्त्री को जब होता है ना, भयंकर पीड़ा होती है। एक तरह से नारी का वो दूसरा जन्म होता है। पर एक अत्यंत प्रसन्नता का संकल्पना लेकर नारी उस दुख को भी, उस दर्द को भी, उस पीड़ा को भी सहन कर लेती है। किसके लिए? अपने नवजात शिशु का मुंह देखने के लिए। और उसका मुंह देखते ही उसकी समस्त पीड़ा समाप्त हो जाती है। दोस्तों, प्रथम प्रहर रात्रि का शुरू हो गया था। महाराज अपने निजी कक्ष में बार बार आ रहे थे, जा रहे थे, चक्कर काट रहे थे। उनके आंखों में नींद नहीं थी। बस मन में यह था कि कब कोई दासी आए और मुझे शुभ समाचार सुनाए। घूमते घूमते थक जाते तो फिर से अपने आसन पर आसनस्थ हो जाते। दूसरा प्रहर व्यतीत हो गया, तीसरा प्रहर भी व्यतीत हो गया। महाराज की बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी और इधर प्रीति की पीड़ा प्रतिक्षण ज्यादा बढ़ रही थी। आखिर चतुर्थ प्रहर के प्रारंभ में ही असह्य पीड़ा से प्रीति कराहने लगी, चिल्लाने लगी और उसकी चिल्लाहट धीरे 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 समाप्त सी हो गई, क्योंकि वो बेहोश हो गई और उसने इसी बीच एक नवजात शिशु को जन्म दिया। सुंदर, सुगठित, सर्वांग संपन्न ऐसे पुत्र रत्न को उसने जन्म दिया। उस नवजात शिशु को देखकर कंचन और रसीली का भी मन द्रवित हो गया। एक क्षण के लिए सोचने लगे कि हम क्या अनर्थ करने जा रहे हैं। हमारे मन में ऐसी बुद्धि क्यों आ गई? इतना सुंदर बच्चा और आज इसे हम समाप्त करने की सोच रहे हैं। पर दूसरे ही क्षण ईर्ष्या की अग्नि ने जलना फिर से प्रारंभ कर दिया। ईर्ष्या की अग्नि फिर से प्रज्वलित हो उठी। रसीली ने कहा कि बहन कंचन, ऐसा मत करो। पर कंचन ने कहा, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा।
हमने आज की इस योजना को परिपूर्ण करने के लिए क्या क्या पापड़ नहीं बेले हैं। ये अवसर हाथ से मत जाने दे रसीली। तू भावुक मत बन। तू जानती है ना, अभी तो ये बेहोश पड़ी है। होश में आ जाती तो या और राजकुमार को देख के तो हमको तो तुच्छ समझती है, हमें कुछ समझती ही नहीं है। फिर से उसने रसीली के कानों के अंदर जहर घोल दिया। रसीली ने कहा, हाँ मैं भूल गई थी। त्वरित उसने उस बच्चे को उठाया कंचन ने और गवाक्ष में से नीचे फेंक दिया और छोटा सा जो कुत्ते का नवजात बच्चा था वो पास में रख दिया। एक दूसरे की तरफ दोनों ने देखा और एक कुटिल मुस्कान, दोनों ने मुस्कुराते हुए अपनी योजना की सफलता का मन ही मन उत्सव सा मना लिया। कितनी घृणित वृत्ति होती है। अपने आप को संभाला और कंचन ने आवाज लगाई, दासियां कहां मर गई। इस बीच चतुरा चुपचाप दरवाजे की फट में से ये सारा दृश्य देख रही थी। उसकी रूह तक कांप उठी। ये कैसी सहेलियां हैं। जैसे उन्होंने बच्चे को नीचे फेंका था, रसीली और कंचना की इस क्रूरता भरी दृश्यता को देखकर सहम उठी थी कि अभी जाऊं और इन दोनों का गला घोट दूं। पर वो जानती थी मेरा कुछ चलने वाला नहीं है, क्योंकि महारानी प्रीति ने भी मुझे डांट दिया कि ये मेरी विश्वसनीय है, मेरी बचपन की सहेलियां है, तू बीच में कुछ मत बोल और ऐसे विचार भी तेरे को लाने नहीं चाहिए। मैं क्या करूँगा, हूँ तो मैं दासी ना, पर अपने स्वामिनी के प्रति स्वामी निष्ठा थी उसकी। भाग के गई और गवाक्ष के पीछे, जो नीचे महल के पीछे भागते भागते गई और देखा इसी बीच जो उद्यान का माली था, वह माली एक छोटा सा उद्यान महल से लगकर ही था और माली ने शाम को ही घास को काटा था और घास का पूरा ढेर लगा दिया था। सोचा कि अब सवेरे प्रातःकाल उठते ही घास के पूड़े बना दूंगा और उन गट्ठों को गायों को भैंसों को खिला दूंगा। संयोग और योग देखिए दोस्तों, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। और जाके राखे साइया मार सके ना कोई। चाहे संसार पूरा वैरी क्यों ना हो जाए तो भी हमारा कुछ किसी का बाल बाका नहीं हो सकता है यदि उसका जीवन लिखा हुआ है तो। भरपूर आयुष्य था, पूर्ण आयुष्य था राजकुमार का। वो उस ढेर के ऊपर गिरा, मखमल सा घास था। उसने नवजात शिशु को देखा जब घास को इकट्ठा करके उनके पूड़े बांधने के लिए आया ही था। आश्चर्यचकित हो गया कि यहां पर इस बच्चे को कौन रख के गया। उसने उठाया, उसे सीने से लगाया और भागते भागते अपने झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगा। उद्यान के अंदर ही एक सुंदर सी पर्णकुटी बनी हुई थी। वहां पर यह बागवान रहता था अपनी पत्नी के साथ। और योग देखो, अभी तक इनके विवाह को 12 साल हो गए थे, पर पुत्र रत्न या पुत्री रत्न की प्राप्ति नहीं हो पाई थी। बड़ा खुश हुआ, ऊपर वाले ने दिया तो छप्पर फाड़ के दिया। दासी चतुरा ने देख लिया कि माली जो बागवान है उस बच्चे को, नवजात शिशु को ले जा रहा है। अपनी पत्नी को जाके वो क्या कहता है ये तो मैं आगे बताता हूं दोस्तों। इधर अपने आप को संभालते हुए कंचन और रसीली बनावटी आंसू, अपने मगरमच्छ के आंसू अपने आंखों में ला रही है। अभी तक प्रीति बेहोश ही पड़ी हुई है। दासियों को आवाज दी, कहां मर गई तुम सबकी सब। अरे महारानी की प्रसव पीड़ा में इतना तकलीफ और तुम्हारे को कोई होश ही नहीं है। इतनी इतनी दासियां होते हुए भी तुम सब की सब निकम्मी हो, और जब महाराज को पता चल जाएगा ना तो तुम्हारी खाल उधेड़ लेंगे। कंचना की तीखी आवाज सुनकर दासियां सहम कर इधर उधर भागती हुई आ गई। चतुरा भी यह सब कुछ नजारा पीछे का देखकर
नवजात शिशु को कौन लेके गया है, पर यह रहस्य बनकर रह गया था उसके सीने में। वो बोल भी नहीं सकती थी। आ गई थी वो भी, आदेश दिया कि जाओ राजा को समाचार दो और कहो कि आप स्वयं आकर देख लो। दासियों ने पूछा हुआ क्या है, क्या राजकुमार हुआ है या राजकन्या पैदा हुई है? तुम्हें कुछ पूछने की जरूरत नहीं, तुम जाके सिर्फ राजा से कहो कि आप स्वयं आकर देख ले। दासियां सहम गई, आखिर बात क्या है? महाराज के पास एक दासी पहुंचती है और कहती है कि आप भी आइए, महारानी की सहेलियों ने आपको ही बुलाया है प्रसव गृह के अंदर, आप अपनी आंखों से देख लीजिए। दासियां वहां से चली गई, किसी को आदेश नहीं था कोई आए ऐसा। महाराज इसी बात की तो प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रथम प्रहर से अब चौथा प्रहर आ गया था, सूर्योदय होने में ही था। महाराज भागे भागे से आए तो इनकी आंखों में आंसू देखकर महाराज ठिठक गए, पूछने लगे, कंचन क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? क्या कुछ अनर्थ हो गया है? कंचन ने कहा, महाराज मैं क्या कहूं, आप ही देख लीजिए। महाराज ने चद्दर हटाई। प्रीति तो अभी तक बेहोश थी और पास में ही एक कुत्ते का छोटा सा नवजात बच्चा देखा। महाराज तो धम से वहीं पे बैठ गए। विक्रम सिंह सोचने समझने की बुद्धि खो चुके थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने क्या क्या सपने संजोए थे और रानी ने कुत्ते के बच्चे को जन्म दिया, असंभव। पर होनी को कोई टाल नहीं सकता है। महाराज कंचन की रोते रोते आवाज सुनकर महाराज किम कर्तव्य मूड से हो गए। बोलने लगा, कंचन ये क्या हो गया? कि महाराज हमारे तो सारे अरमान मिट्टी में मिल गए, हम भी दुखी है। और रोए जा रही थी, दहाड़ मार के रो रही थी। हमने सोचा था हमारी सहेली के बच्चे को हम गोदी में ले लेके घूमेंगे फिरेंगे, उनको संस्कार देंगे, पर यहाँ पे ये क्या हो गया महाराज, ये कैसे कर्म है हमारे। धीरे धीरे वो कहानियां जो कि जब उदर में राजकुमार था तब ये सुनाई जाती थी, उन कहानियों का असर अब महाराज के मन मस्तिष्क में होने लगा। वे सोचने लगे, सचमुच में अभागन है। ऐसी अभागन स्त्री को ना तो मैं अपने पास बुलाऊंगा मैं, और ना ही इसके पास जाऊंगा। दृढ़ संकल्प कर लिया और बुदबुदाते हुए उठने लगे। कंचन ने रोका और कहा कि महाराज समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। ये हमारी प्राणों से प्यारी सहेली थी, यदि वे उठकर देखेगी बच्चे को तो जी नहीं पाएगी, और आपकी भी कितनी बदनामी होगी नगर के अंदर, पता चलेगा कि महाराज ने तो कुत्ते को पैदा किया है। महाराज विक्रम सिंह फिर से एक बार सिंहासन पर बैठ गए। बोले, मैं क्या करूं कंचन, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, तू ही बता, कोई उपाय निकाल। कंचन ने सब कुछ प्लानिंग करके रखी थी। उसने कहा कि महाराज इस कुत्ते के बच्चे को तो हम फिकवा देते हैं और आप घोषणा कर दो कि राजकुमार पैदा होते ही मृत हो गए, मर गए, तो आपकी बदनामी भी नहीं होगी और रानी भी सुनेगी तो उसे सदमा नहीं लगेगा ज्यादा, नहीं तो ये कुत्ते के बच्चे को देखकर तो पागल हो जाएगी। हम अपनी सहेली को खोना नहीं चाहते। ऊपर से एहसान जता रही है और राजा के ऊपर भी एहसान कर रही कि आप ऐसा करो जिससे कि आपकी इज्जत बच जाए। राजा उस समय क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता, इज्जत का सवाल था। राजा ने कहा ठीक है, पर इस कुत्ते को बच्चे को लेके कहां जाए, लोग तो देखेंगे ही ना। रसीली ने कहा महाराज आप इसकी चिंता मत करो, ये काम मैं कर देती हूँ। मैं अपने बास्केट के अंदर इसको डाल देती हूँ और ऊपर से कपड़े रख देती हूँ, कोई देखेगा नहीं और मैं इसे बाहर छोड़ के आ जाती हूँ जब तक कि रानी को होश नहीं आता है। और रसीली ने वैसा ही किया। कंचना मन ही मन बहुत खुश थी, फुलझड़ियां खिल रही थी उसके मन के अंदर कि जो मैंने सोचा था आज वैसा ही हो गया। दोस्तों आगे रानी प्रीति जब उसकी बेहोशी समाप्त होती है, अपने बच्चे को नहीं पाती है, इन दोनों ने क्या प्लानिंग करके उसको समझाते हैं, बुझाते हैं, देखते हैं क्या होता है। महाराज क्या सचमुच में अब उसके पास आना छोड़ देते हैं।
आगे इस प्रीति का क्या होगा, कैसे वो रह पाएगी, ये तो सुनने के पश्चात ही पता चलेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। और हाँ, मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर प्रेरणास्पद कथाएं तो प्रतिदिन रहती है। ये एपिसोड हम बहुत जल्द समाप्त करेंगे, पर अभी बहुत कुछ बाकी है। संसार के अंदर पता नहीं क्या क्या होता है व्यक्ति के साथ में, वो सारी घटनाओं को एक कहानी के रूप से बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे प्रेरणास्पद कथाएं आपको अच्छी लगती है तो आप इन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।